अच्छा ये बताओ, पिछली बार मोहम्मद गौरी तक हो गया था, है ना। हमने तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा 5 मिनट का रिवीजन जैसे कि बताया था कि 711 में भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, ठीक, जो कि सफल नहीं था, अच्छे से बताया था। 712 में सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, बता दिया था पूरा, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस टाइम भारत के राजा कौन थे, ठीक, बताओ, 1-2 लोग तो बताओ कम से कम। भारत के राजा कौन थे, राजा दाहिर, ठीक। अच्छा, और उस टाइम जब भारत पर पहला आक्रमण हुआ था उस टाइम अरब के खलीफा कौन थे, बाजिद अली खां। अच्छा ठीक, आगे वही पूरा रिवीजन करवा दिया था। फिर महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, आप लोग देख लेंगे, ठीक। आज जो है मिटाने का शस्त्र जो कहाँ है, हाँ, आज मोहम्मद गौरी थोड़ा सा देख लें, 2-4 पॉइंट अच्छे अच्छे बता दें, उसके बाद अपना दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो, हमने बताया था कि मोहम्मद गौरी ने 1178 में के आसपास आक्रमण किया था गुजरात में, है ना। लेकिन वहाँ का राजा था अपना, क्या नाम था उसका, क्या, अपना भीमदूती। तो भीमदूती ने उसको बहुत तेजी से पटकनी दी, बेचारा भाग गया, है ना। अब इसका बदला फैजल, मतलब जैसे नहीं फैजल मूवी में कहता है कि इसका बदला, सबका बदला बाप के दादा का बदला फैजल लेगा, वैसे ही इसका बदला जो है वो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक लेगा, आगे देखना कैसे, इसलिए बता दिया। फिर हुआ क्या, 1191 हमने तुमको बताया था कि 1191 में भारत पर पहली बार जो है वो तराइन के मैदान पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसे बोलते हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक, बता चुके थे, है ना। पहला वाला जो तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में था, पूरा कारण हमने तुमको अच्छे से बता दिया था, ठीक, विद रीजन कैसे कैसे। फिर हमने तुमको बताया था कि भैया जो युद्ध हुआ था उसमें जो है कैसे कैसे वो क्यों जीत गया मोहम्मद गौरी, जयचंद वगैरह ने साथ दे दिया था। फिर हमने बताया था कि 1194 में कौन, चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक, काहे का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक। ये किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक, बता दिया था। इसके बीच ही में हमने तुमको बताया था कि 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा दिया था, ठीक, ये भी जो है उसी का सेनापति था। अच्छा, अब जो बदले वाली बात थी वो हमने शायद उस दिन नहीं बताई थी, ठीक, आज देख लो बदले वाली बात क्या थी। 1196 के आसपास, ठीक, अपना ये इसका मेन आदमी, मेन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका गुलाम, मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके वो अपने जो सम्राट थे मोहम्मद गौरी बड़ी इज्जत करता था। अब भाई साहब किसी के सम्राट को अगर तुम हरा दो तो वो बदला तो लेगा ही। तो 1196 में उसने जो है सेना का नेतृत्व किया और अच्छे से गुजरात को हरा दिया। तो गुजरात की विजय कभी कभार पूछ ली जाती है, थोड़ा सीजन वगैरह दोगे तो पूछ ली जाएगी। तो भैया 1196 में गुजरात विजय की थी, ठीक है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति था उस टाइम। अच्छा, फिर हमने तुमको बताया था कि 1206 में अपना ये मोहम्मद गौरी खत्म हो गया था, मर गया था, और फिर यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होगी, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। थोड़ा इसके पीछे की कहानी 2-4 पॉइंट जान लो। देखो हुआ क्या था कि अपना ये मतलब ये लोग आए क्यों थे, हल्का सा हमने तुम्हें बताया था, लेकिन हमने तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया था, इसके बारे में नहीं बताया था, तो बता दें आज भी। मोहम्मद गौरी जो था वो भारत पर सबसे पहले उसका काम था कि यहाँ से धन लूटना, ठीक, और अपने जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका विस्तार करना। तो एक आदमी का मतलब हो गया धन लूटना, और दूसरा जो है अपना ये तुम्हारा इनके गुरु थे जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो भैया चिश्ती के बारे में एक बात पूछी जाती है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो एक गुरु टाइप के लोग आए थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए थे, वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में थे, आपके मोहम्मद गौरी के काल में थे, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे काफ़ी एक कवि टाइप के थे, जैसे जो आपके कवि लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि कोई भी बात हो उसको घुमा फिरा के अच्छे से बताते हैं। तो ये क्या करता था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक, उनकी जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, है ना, जो मुस्लिम अपना एक धर्म होता है उस धर्म की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको बड़े अच्छे से बताता था, और जो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको बताता था। जिससे कि जब किसी की बुराइयां आप बताओगे, अच्छाइयाँ नहीं बताओगे, बुराइयां बताओगे, है ना, तो सीधी सी बात है वो उस धर्म को थोड़ा कम स्वीकार करेगा, और जिसकी अच्छाइयाँ बताओगे उसको ज़्यादा स्वीकार करेगा। तो बड़ी अच्छी रणनीति के साथ इन्हें अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, ठीक। अच्छा, तो यही थोड़ा चिश्ती के बारे में आगे बता दिया। तो भैया 1206 में क्या हुआ, 1206 में थोड़ा 1202 जान लो।
1202 में, ठीक, यहाँ तक तो आराम से दिख रहा होगा। 1202 में हुआ ये कि इसके जो गजनी साम्राज्य था वहाँ पर जो राजा थे मोहम्मद गोरी थे और इनके बड़े भाई थे आपके गयासुद्दीन गोरी, सर नाम था गयासुद्दीन गोरी, वो उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर राजा बनाया गया मोहम्मद गोरी को, ठीक। अब मोहम्मद गोरी भैया अकेले, इनकी भी शादी नहीं हुई, अब क्या करेंगे, है ना, तो इनको वहाँ का साम्राज्य भी संभालना था। तो इनके जो चहीते थे, ठीक, मोहम्मद गोरी के जो चहीते थे आपके, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1202 में इधर लाहौर का सूबेदार बना के मतलब पूरा यहाँ का राजपाट दे के चले गए, ठीक, कि भैया तुम यहाँ संभालो और हमारे आदेश के अनुसार आप शासन करते रहना, ठीक, क्योंकि यहाँ साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। जब गए और उसके बाद जो है यहाँ पर आराम से वो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक चलाने लगे। फिर इसके बाद फिर वापस भी आए होंगे, ठीक, वापस होने के बाद फिर वापस जा रहे थे जब, तो 1206 में कुछ खोखर जात के कबीलाई लोग थे, ठीक, जाट लोग थे, उन्होंने इनको घेर लिया और घेरने के बाद इनको मार दिया, ठीक। तो 1206 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चे जो 2-4 बच्चे कहानी सुने होंगे कि देखो ऐसा है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। वो एक वो नहीं होती, कहावत होती है कि वो 40 गज करके वो कोई कहावत थी कि आंख बंद करके एक चेहरा नजर आया और वो जो चेहरा था वो मोहम्मद गोरी का था। वो सब झूठ है ना, वो सब झूठ है। सच क्या है, सच क्या है हम बताएंगे। सच ये है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तुरंत जो है वो मार दिया था, है ना, और आराम से उनकी आंखें को फुड़वा के उनको मार दिया था और आराम से अपना राज्य करने लगा था, क्योंकि वो थोड़ी गलती करेगा, इन्होंने तो मोहम्मद गोरी छोड़ दिया, वो थोड़ी गलती करेगा, ठीक। बार बार आना और जाना। अब देखो क्या है तुम्हें समझाना। 1206 हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट करते हैं जो पिछली बार नहीं बताया था, और वो है तुम्हारा दिल्ली सल्तनत काल, ठीक, दिल्ली सल्तनत काल। देखो थोड़ा सा टाइमलाइन लिख ले फिर आराम से बनाएंगे। देखो 1206 से 1290 तक कौन सा वंश दिल्ली पे रहता है? गुलाम वंश, ठीक। राइटिंग में ना बहुत ख़राब है, ठीक। अब गुलाम वंश हो गया। फिर 1290 से 1320 तक कौन सा वंश राज्य करता है? खिलजी वंश, ठीक, खिलजी वंश। अच्छा और नहीं। अब देखो जानते हो फिर रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज़ नहीं करनी चाहिए, गलत बात, ठीक। अच्छा 1320 से 1414 तक कौन सा वंश? 1320 से 1414 तक कौन सा वंश? तुगलक वंश, ठीक। कौन सा वंश? तुगलक वंश। ये टाइमलाइन याद रखना, नहीं तो फिर जब सुनेंगे रिविजन तो अभी हल्का सा हो रहा है, सुनेंगे तो बहुत मारेंगे, है ना। अब 1414 से 1451 तक कौन सा वंश? सैयद वंश, ठीक। और 1451 से 1526 तक कौन सा वंश? लोधी वंश, ठीक। ना दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो आवाज़ तो आ ही रही, लोधी वंश। तो भैया ये याद रखना, इसके अंदर हमें पढ़ना है, बता देंगे आज गुलाम वंश अच्छे से तुमको, गुलाम या खिलजी वंश तक आज अच्छे से बता देंगे, ठीक। तो भैया 1206 से 1290 तक कौन सा वंश? गुलाम वंश, ठीक। 1290 से 1320 तक कौन सा वंश? खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक कौन सा वंश? तुगलक वंश। और 1414 से 1551 तक कौन सा वंश? सैयद वंश। और इसके बाद वाला जो है 1451 से 1526 तक कौन सा वंश है? वो आपका लोधी वंश है, ठीक है। देर से आते हैं, उसके बाद फिर आवाज़ करते हैं। देखो अब तुम्हें सबसे पहले वंश पढ़ते हैं गुलाम वंश, सुनते रहना आराम से, ठीक। और जो बच्चे ऑनलाइन इसको देखें, अभी जो ऑफलाइन वाली चीज़ है ऑनलाइन देखें, उसको ये चैनल पे डाल देंगे हम, और अपना सब्सक्राइब वगैरह कर दें, ठीक है, शेयर वेयर कर दें, अच्छा रहेगा। अच्छा देखो ये कंपलसरी है। अच्छा 1290 से 1320, ठीक, ये आपका गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश में अभी तक क्या हुआ? 1290 लिख दिया, ये तो खिलजी वंश है, सॉरी दिमाग। 1206 से 1290, ठीक है। हाँ अब देखो गुलाम वंश में अपना जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1202 में सही से अपना राज्य करने लगा था, लेकिन अभी तक गद्दी पे तो नहीं बैठा था। हालांकि गद्दी बाद में भी नहीं बैठा, लेकिन 1206 में इसने जो है इसको गुलाम वंश की संज्ञा दे दी, ठीक। गौरी वंश खत्म करके गुलाम वंश की स्थापना कर दी, और गुलाम को ही मामलुक बोलते हैं, ठीक। इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी बोलते हैं।
आराम से, नाम से क्लियर है। अच्छा, अब 1206 से 1210 तक कौन राज्य करेगा? कौन राज्य करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया देखना। देखो, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का राज्य जो था, जब मोहम्मद गोरी मर गया 1206 में, तो इसका राज्य 3 भागों में बट गया। गजनी वाला जो था वो एक थे यालदोज, नाम पूरा तो क्लियर नहीं है, यालदोज थे, उनके अंडर में था। जो सिंध वाला भाग था, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला, पाकिस्तान वाला, ठीक है, वो एक तरीके से वहाँ जो थे वो किसके अंडर में गया था? कोई कवाचा थे, ठीक, याकुद्दीन कवाचा, ठीक, कवाचा है, नाम से याद रखो। हालांकि ये पूछा नहीं आएगा, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए, कवाचा वगैरह, कवाचा थे। और यहाँ का जो दिल्ली वाला पूरा साम्राज्य था वो किसके अंडर में था? वो था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में। बाद में फिर कवाचा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा तरीके से गुलाम की स्थापना कर दी, तो इसने राजधानी लाहौर बना ली और अपना आपस में मिलकर सब राज्य करने लगे। ठीक, तो क्वेश्चन कभी कभार तो यही आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो क्या बनाई भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई लाहौर। अब तुम्हें क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे करेगा? जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा फर्जी दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है। क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई? अब दिल्ली सल्तनत बोल रहा है, अब लाहौर राजधानी तो हो ही नहीं सकता, ठीक, लेकिन हो सकता है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, आगे देखो। अच्छा, और क्या काम किए? कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार प्रवृत्ति का आदमी था, बढ़िया आदमी था, ज़्यादा इधर उधर टेंशन नहीं लेता था। ठीक, आजकल तुम लोग टेंशन लेने लगते हो, ठीक, पीछे बैठे वो टेंशन ले रहे हैं, ठीक, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अच्छा देखो, हमें दिख रहा है यहाँ से। अच्छा, तो हमने क्या कहा, काफ़ी बढ़िया इंसान था। तो इसने क्या किया, ये कभी भी किसी को ज़्यादा युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ा और किसी की लाखों लाखों गलतियां तो माफ़ कर देता था, है ना। एक दो गलती आदमी माफ़ करता है, ठीक, इसलिए लाखों गलतियां माफ़ कर देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं। अब लाख बख्श के लिए 2 पॉइंट है। लाख बख्श, ठीक, जो नाम से क्लियर है तो गलतियां माफ़ करना है, लाखों गलतियां माफ़ कर देना। और कुछ किताबों में लाख बख्श का मतलब लिखा रहता है कि लाखों का दान करता था। ठीक, तुम्हें दोनों मतलब बता दिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक, लाख बख्श जो है वो अगर जो लाखों का दान करता था तो लाख बख्श कहते हैं, एक किताबों में लिखा रहता है। और कुछ जगह लिखा रहता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, कि लाखों का जो है वो दान, वो लाखों गलतियां माफ़ कर देता था। ठीक है, इसे लाख बख्श, बख्श मतलब बख्श देना, जाओ हमद में बख्श दिया, अच्छा माफ़ कर दिया, इसे लाख बख्श कहते थे। ठीक है, नाम से क्लियर, लाख बख्श, ये बहुत बार आता है। ठीक, ठीक, अब देखो, अब देखो लाख बख्श हो गया। दूसरा है, इसे हम लोग बोलते थे द्वितीय हातिम ताई। अब हातिम ताई भी बहुत ज़्यादा कैसा था? उदार था। ठीक, बहुत ज़्यादा उदार था, इसलिए इसको द्वितीय हातिम ताई बोलते थे। अच्छा, द्वितीय हातिम ताई, जैसे हातिम ताई देखे काफ़ी अच्छा इंसान था और सबकी गलतियां माफ़ कर देता था, तो उसे हातिम ताई बोलते थे। 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट इसे पूछा जाता है कुतुब मीनार वाला। अब कुतुब मीनार का कॉन्सेप्ट क्या था? सब जानते हो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कॉन्सेप्ट क्या था? इनके जो गुरु थे, जो इसीलिए तुमको चिश्ती बता दें, चिश्ती, तो जो मोहम्मद गोरी के जो गुरु थे मोहिउद्दीन चिश्ती, उनकी शिष्या थी जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि गुरु थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो गुरु थी जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, जो कि शिष्या किसकी थी? मोहिउद्दीन चिश्ती की थी। अच्छा, वो आ रही थी मिलने, मतलब मिलने क्या, अपने आ रही होंगी, तो उनके लिए अजमेर में, ठीक, उनके ठहरने की व्यवस्था करने के लिए अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। मतलब कोई एक पूरा महल टाइप का, मस्जिद टाइप की थी, एक तरीके से खंभों पे स्टार्ट बनी थी, और वो मस्जिद जो है 2.5 दिन के अंदर बन के तैयार हो गई थी। ठीक, अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट हैं, बता दें इसलिए ताकि आगे कभी अच्छे लेवल पे जाओगे तो दिक्कत होगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि उधर जो मोहम्मद गोरी है उसने ये आदेश दिया था कि जो अजमेर में मंदिर था, एक कोई कोणार्क या कोई मंदिर था, उसको नष्ट करा के जो है वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दो 2.5 दिन के अंदर। ठीक, तो उसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिनके गुरु थे वो मिलने आ रहे थे, उसके रुकने के लिए व्यवस्था बनवा दी अच्छे से, है ना, और व्यवस्था के रूप में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, और वो झोपड़ा जो है वो 2.5 दिन के अंदर बन के तैयार हो गया था, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। नाम से क्लियर? अच्छा, दो चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, क्या आएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक, थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं और बस सुनते रहना। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। अच्छा, और क्या आता है कुतुबुद्दीन ऐबक से? कुतुबुद्दीन ऐबक से एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा राजा था जिसने जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, एक दिल्ली में मस्जिद है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, वो किसने बनवाई थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अच्छा, और कोई? हाँ, एक बढ़िया बात देखो, इनकी जो बिटियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिनका नाम था सुलजाता। ठीक, क्या नाम था? सुलजाता।
बड़ी सुलझी हुई थी, है ना। तो सुलझाता थी। इनकी शादी जो है इसने करवा दी किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। ठीक, किसके साथ करवाई? इल्तुतमिश के साथ। अब भैया ये इल्तुतमिश कौन थे? ये भूल जाता। इल्तुतमिश थे इसके ही गुलाम, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसके गुलाम थे इल्तुतमिश। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम है। किसे गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो गुलाम, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। ठीक, नाम से क्लियर। अच्छा, अब इनकी शादी हो गई। जब सुलझाता और इल्तुतमिश की शादी हो गई तो ये किसके दामाद हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हो गए। अच्छा, अब दिक्कत क्या कहाँ पे आई? 1206 की बात, 1210 की बात है। ठीक, लगभग जनवरी का टाइम था। अब 1210 में हुआ क्या? ये खेल रहे थे चौगान। ठीक, ये खेले चौगान। अब थोड़ा एक कुतुबुद्दीन, हाँ बता दिया, कुतुब मीनार का निर्माण बता दिया। हाँ, इन्हीं ने कराया था। हाँ लिख लो, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब किसकी याद में कराया था? जो सूफी संत थे, जो मतलब इनके जो गुरु थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में बनवाया था कुतुब मीनार। ठीक, और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किसकी याद में बनवाया था तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आगमन के लिए क्या बनवाया था तो 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, नाम से क्लियर। आगे देखो, ये हो गया। अब देखो फिर जो है ये भैया इनके दामाद हो गए। 1210 की बात है, जनवरी की बात, जनवरी फरवरी, अगर डेट वैसे लिखी नहीं देती, बता रहे मन से ताकि आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1210 में क्या हुआ? 1210 में एक खेले चौगान। चौगान जानते हो? अरे आजकल पोलो नहीं खेलते, ऐसे घोड़े बैठ के मारते रहते हैं बार बार। अब भैया चौगान खेल रहे थे तो बार बार गेंद को मारे, गेंद लगा ही ना। और जब गेंद नहीं लगती तो बार बार घोड़े के स्टिक लग जाती थी। स्टिक नहीं जिसे मारते हैं, तो मारे, गेंद को ना लगे, स्टिक लग जाए। फिर घोड़े गुस्सा आ गई, ये साला बार बार हमको पेल रहा है, बार बार मार रहा है। जैसे ही मारा उसके तेज भी लग गई, मैंने गिरा दिया और रख दी लात। ठीक, अब कुचल दिया बिल्कुल। 2-4 मारे खींच के लात, और बेचारे कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। ठीक, अब तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाता है कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ठीक, ये घोड़े से गिर के किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। 2 राजा हैं इतिहास में जिनकी गिरने से मृत्यु हुई। एक आपके ये है और एक कौन है? हुमायूं। ठीक, हुमायूं जो था बेचारा उधर बड़ा पढ़ने का शौकीन था, बहुत पढ़ता था, दारू पिया था और ऊपर से नीचे गिर गया, मर गया। कहाँ? दीन पनाह नामक लाइब्रेरी, आगे बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास खत्म हो गया, बेचारे मर गए 1210 में। ठीक, और कैसे मरे? चौगान खेलते समय। ठीक, अब देखो कुछ सिक्के उक्के भी चलवाए थे इन्होंने, चांदी वांदी के, तो उनको इतना पूछा नहीं जाता। अब 1206 तक हो गया, 1206 से 1210 हो गया। अब 1210 से जो है 1210 से, एक मिनट रुकना, 1210 से 1236 तक कौन राज करेगा? ये राज करेंगे आपके इल्तुतमिश। ठीक, इसको भी अच्छा साइड हो जाओ। हाँ ठीक है। अब देखो, हाँ थोड़ा बहुत रक्कस रहता है क्रिएट। अब देखो 1210 से 1236 हो गया रजिया आपके इल्तुतमिश। अब इससे पहले 8 महीने तक लगभग एक इनके पुत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनका नाम था आराम शाह। आराम शाह, जैसा नाम वैसा इनका गुण, जसो नामा तसो गुणा। देखो आराम शाह, ये भाई साहब आराम ही करते रहते थे, बहुत आराम करते थे, किसी प्रजा का मतलब नहीं। ठीक, अब पूरी जनता जानती थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मरेंगे तो इनका दामाद जो है इल्तुतमिश वो राजा बनेगा। क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। ठीक, काफ़ी अच्छा इंसान था। लेकिन अब जब मरे तब कुतुबुद्दीन ऐबक बोले, वह आपके इल्तुतमिश जो बदायूं के, उस टाइम बदायूं के गवर्नर थे, गवर्नर क्या सूबेदार टाइप के थे, तो बोले हम ही राजा बनेंगे। आराम से पूरा क्रियाक्रम अच्छे से किया, है ना, अच्छे से उनको पूरा आगे रहे। लेकिन जब राजा बनने की बारी आई तो जो वही जो 2-3 लोग थे उन्होंने धमका दिया इनको, कैसा राजा तुम नहीं बनोगे, अरे ये बनेगा। बेचारा 7-8 महीने राज कर पाया। ठीक, जब राज कर पाया लेकिन बहुत जनता का शोषण कर रहा था। अब भैया जनता बोली यार इसको टपकाओ, और इसको कौन टपका सकता है? इसको इल्तुतमिश टपका सकता है, घर का ही आदमी टपका सकता है, किसको टपकाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, कोई विद्रोह तो नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा। ठीक है, अभी निपटा दे रहे आराम से। आराम शाह को निपटा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक, तो बेचारा जनवरी फरवरी में बैठा होगा गद्दी पे, और दिसंबर में इससे पहले ही, ठीक, अगस्त नवंबर में मर गया होगा, तो 8 ही महीने राज्य कर पाया, है ना। तो फिर 1210 से 1236 तक कौन राज्य करेगा? 1210 के मतलब दिसंबर से, है ना, जोड़ लो आराम से। 10 से 36 तक कौन राज्य करेगा? इल्तुतमिश करेगा। अब देखो इल्तुतमिश की कहानी। इल्तुतमिश ने आराम से गद्दी पे बैठ गया, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो जो दो लोग थे, एक तो वो कबाचा, ठीक,
जो कि किसके सहयोगी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, है ना, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के आसपास थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोगी होंगे और उनके बेटे को मार दोगे तो गुस्सा तो होंगे ही। तो उन्होंने जो है बहुत परेशान किया। अब 1218 में इन पर आक्रमण कर दिया मारने के लिए। जब इन्होंने आक्रमण किया तो इल्तुतमिश ताकतवर भी था, उन्होंने इनको निपटा दिया। ठीक, 1218 में इनका संघर्ष खत्म हो गया। ठीक, 1228 के आसपास, ठीक है, एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192 और तीसरा युद्ध 1228 के आसपास हुआ था, जो कि हुआ था, एक बताया था हम तुमको, यालदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक, ज़्यादातर एग्जाम में कभी कभार जब अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे पूछ लिया जाएगा। तो भैया ये भी युद्ध हुआ, इसमें भी इल्तुतमिश जीत गया और इन दोनों बेचारे खत्म हो गए, ये भी बेचारे फालतू में निपट गए। अब 1236 में जो है अपना 28 में, फिर 1236 में ये अपना मर जाता है, कौन, इल्तुतमिश। अब जब इल्तुतमिश मर जाता है, इसके पीछे जो 2-4 अच्छे काम किए वो जान लो। ठीक, क्या किया, पहले इसने सोचा यार एक बात बताओ, है ना, जैसे कि हमने निपटा दिया आराम शाह को, ऐसा ना हो हमारे बेटे को या हमको कोई निपटा दिया, गद्दी पे बैठ जाए। तो इसने क्या किया, 40 सरदारों का एक समूह बनाया, है ना, पूरे 40 सरदार थे, उनका एक समूह बनाया अच्छे से, और उनका काम ये था कि उनको पूरा संवैधानिक पावर दे दी। ठीक, हमारा राजा कौन बनेगा, पूरा मतलब नहीं, संवैधानिक सलाहकार होते हैं, पूरा उनको बना दिया। ठीक, वो 40 सरदार काफ़ी जो ताकतवर लोग थे, जो जिनकी जानकारी अच्छी थी, पंचायत में होते, एक पंचायत होता है, प्रधान होता है, इस टाइप के 40 लोग उन्होंने अच्छे से चुन लिए, ताकतवर भी वो थे, उनको बना दिया। तो उसे बोलते थे तुर्काने चहलगामी। क्या बोलते थे, तुर्काने चहलगामी। ठीक, तो यार 40 सरदारों का दल ही पूछता है। तो भैया तुमसे पूछे कि तुर्काने चहलगामी की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पहली बात। दूसरी चीज़, अब ये होशियार तो था ही, अब राजधानी अभी तक दिल्ली है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली बनाई थी। अब इसने जो है राजधानी वहाँ पे ट्रांसफ़र करके, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से कहाँ भेजी, वो लाहौर से कहाँ भेजी, दिल्ली भेजी। ठीक है, अब यहाँ दिल्ली भेज दी, तो दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की, आपके इल्तुतमिश ने की। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि एकता प्रणाली क्या थी। अच्छा देखो, जैसे आजकल क्या है, छोटे छोटे राज्य बांट दिए जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, भारत उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, है ना। ऐसे ही इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने अपने पूरे राज्य को छोटे छोटे जो मतलब गांव स्तर पर बांट दिया था। ठीक, जो छोटे स्तर बांट देगा और उन पर जो है ही, उन पर क्या करेगा, छोटे एक कोई हेड नियुक्त कर देगा। ठीक, इस गांव के तुम हेड हो, इस गांव के तुम हेड हो, है ना, और फिर उनके हिसाब से व्यवस्था चलाएगा। तो इसे बोलते थे एकता प्रणाली। ठीक, छोटे छोटे भागों में बांट देना। अच्छा, और जो वो आपके व्यवस्था होती थी, है ना, जिनको जो आपके हेड थे, उन्हीं हेड को बोलते थे मनसबदार। ठीक, तो मनसबदारी व्यवस्था और एकता प्रणाली कौन लाया, या अपना इल्तुतमिश लाया। ठीक, और कोई काम किया इल्तुतमिश ने, इतने काम किए। बाकी शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी के सिक्के भी इसने चलवाए। अच्छा, अरबी क्या मतलब, अरबी उस टाइम जो है तांबा, जीतल, एल्युमिनियम, है ना, इन सबका मिश्रण एक धातु हुआ करती थी, वही अरबी बोलते थे उसको, है ना। अरबी खोलो कैसे एस्कुलेंटा, अरे भैया अरबी उसको मत मान लेना, क्या बोलते हैं, घुइयाँ को तुम लोग। अच्छा ठीक है, अब देखो 1236 में कौन मर गया, इल्तुतमिश मर गया। ठीक, 2-4 काम होंगे तो पॉइंट में, नोट्स में है, देख लेना। ठीक, आराम से यहाँ समझ लो। 1236 से 40 तक कौन बैठेंगी, रजिया सुल्तान। इससे पहले भी एक थे, मतलब जैसा उनके साथ हुआ इनके साथ भी होगा। इससे पहले थे कौन, इससे पहले थे कि तुम्हारे जो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसे बोलते थे रुकनुद्दीन फिरोज। क्या बोलते थे, रुकनुद्दीन फिरोज। वो भैया गद्दी पे बैठा, लेकिन वो भी नालायक था, राज अच्छे से कर नहीं पाया, और सुरा सुंदरी सेवन इधर उधर घूमता रहता था, कोई टेंशन नहीं। तो इसको जो है, अब रजिया सुल्तान थी, वो टैलेंटेड थी भाई साहब, टैलेंटेड भी थी, और शुरू से ही बिल्कुल राजकाज के कामों में, बिल्कुल राजनीति में रही। तो उसकी दिल्ली की जनता बड़ी पसंद करती थी, बहुत पसंद करती थी रजिया सुल्तान को। ठीक, अब इन्हीं को राजा बनना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ पे हुई, 1236 में जब ये बन गया राजा रुकनुद्दीन फिरोज, तब पूरी जनता ने कर दिया विद्रोह। ठीक, जो 40 सरदार थे वो तो रुकनुद्दीन फिरोज के पक्ष में थे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने, वो नहीं चाहते कि उनके पीछे ऊपर जो है कोई लड़की राज्य करे। एक मानसिक वो था उनके अंदर, है ना, अब उनकी बुद्धि को चेंज नहीं कर सकते थे ना, तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई लड़की जो है इनके ऊपर राज्य करे। तो उन्होंने क्या किया, इनको रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया राजा। हालांकि वो लायक नहीं था, लेकिन पूरी जनता ने कर दिया विद्रोह। और विद्रोह कैसा किया, पूरी दिल्ली की जनता ने लाल पेटीकोट पहनकर आराम से सड़कों पर उतर आई। ठीक, तो इसीलिए इसको मतलब लाल क्रांति भी बोलते हैं।
ठीक, लाल क्रांति तुम एग्रीकल्चर वाली ना बोल देना कि हाँ मुझे मीट उत्पादन से संबंधित है, तो बहुत भाई लाल क्रांति जो है वो इसी के उपलक्ष्य में रजिया सुल्तान के लिए की गई थी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो अच्छे लेवल का एग्जाम हो गए कि कौन सी, या ऐसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत काल में कौन सी ऐसी सुल्तान थी या कोई कौन सा ऐसा राजा था, हालांकि लेडीज बोलना चाहिए लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है, जिसको जनता के द्वारा चुना गया था, वो रजिया सुल्तान थी। ठीक, अब देखना आगे क्या हो। रजिया सुल्तान ने इनको चुन लिया। ठीक, अब रजिया सुल्तान 1236 तक बनती है। ये है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। ठीक, अब महिला मुस्लिम शासिका क्वेश्चन यही आता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अच्छा, इनकी कहानी क्या थी? आराम से बैठ गई, लेकिन जब बन गई रानी, आ गई अड्ड, मतलब स्टाइल आ गया। और पहले क्या बुरखे वगैरह में मुस्लिम लोगों का एक वो होता है कि वो आराम से बुरखे में रहते हैं, पर इन्होंने त्याग दिया बुरखा वगैरह और आराम से टोपी, जिसे काबा बोलते थे, और कुल्हा पूरा बिल्कुल हातिम ताई जैसा पीछे लटकता हुआ, और बिल्कुल राजाओं जैसे आने लगी। ठीक, अब ये यार दिक्कत हो गई। अब जो कट्टर मुस्लिम बात थे उनको दिक्कत होती थी, यार कोई लेडी जैसा कैसे कर सकती है। ठीक, और दूसरा कांड इन्होंने क्या कर दिया, इनके जो घुड़सवार के हेड थे जिनका नाम था याकूत, क्या नाम था? याकूत, उनके साथ इनका हो गया प्रेम, यानी अफेयर चल गया। अब भाई साहब रानी होके प्रेम करोगी तब तो फिर मामला गलत हो जाएगा, है ना। आज भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, पहले तो और ही नहीं करते थे, है ना, मुस्लिम समुदाय में तो बिल्कुल नहीं। याकूत, लेकिन याकूत के साथ इनका हो गया संबंध, अवैध संबंध। ठीक, लेकिन अब ये खबर धीरे धीरे जनता को लगने लगी। अब जनता भी थोड़ा परेशान होने लगी। ठीक, लोग भड़काने लगे। अब वो 40 सरदार उन्होंने खूब भड़काया लोगों को, जनता धीरे धीरे खिलाफ होने लगी। और क्या कांड कर सुनना। उसी बीच क्या हुआ कि इनके आसपास जो राजा थे, ठीक, जिनका नाम था अल्तुनिया, उन्होंने कर दिया इनके ऊपर आक्रमण। जब आक्रमण कर दिया तो इन्होंने तुरंत उनके पास गए कि भैया आप क्या करें? 40 सरदार भाई, अपने मंत्री जो है उन्हीं से आदमी वो लेता है, सलाह मशवरा करता है कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा ऐसा है, कुछ करो ना, इससे हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे, भले जीत जाता है लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे, शादी कर लो। ठीक, संबंध स्थापित कर लो। और सीधी सी बात है, अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो मतलब संबंध स्थापित करो, नहीं तो आपके अधीन रह के काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने कर ली शादी किससे? अल्तुनिया के साथ। शादी अल्तुनिया के साथ, प्रेम याकूत के साथ। अब शादी तो हो गई, ठीक, लेकिन इनका संबंध इनके साथ चलता रहा। अब ये खबर लगी किसको? अल्तुनिया को। अब भाई साहब बहुत गुस्सेदार आदमी, उसने क्या किया, उधर कैथल के आसपास कुछ डाकू भेज दिए, सुपारी दे दी इनकी, और रजिया सुल्तान और याकूत दोनों को निपटवा दिया। ठीक, इनकी कहानी हो गई खत्म। 40 में बेचारी मर गई। यहाँ तक हो गई रजिया सुल्तान। ठीक, अब इतने बताएंगे आज, है ना, समय भी हो गया, इतना बताएंगे। अभी इसमें जो है बलबन रह गया है, अच्छे से बलबन ही रह गया, बलबन अच्छे से बता देंगे, बिल्कुल मज़ेदार। ठीक, इसको जो है इतना रिवीजन कर लेना, और बाकी कोई दिक्कत हो तो आकाश वाजपेयी नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करना और अपनी परेशानी पूछ लेना। ठीक, चलते हैं फिर, हैं, बाकी तुम लोग जो है इसको नोट्स कर लेना। ठीक, राधे राधे। ठीक है।